हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको हम जो पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक जो बायोलॉजी का, जिसका नाम है वंशागति एवं विविधताएं। तो जो ये वंशागति एवं विविधताओं वाला टॉपिक है या विविधता, इसके लेक्चर्स में अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, आपको मेंडल का जीवन परिचय, उसके पहले आनुवंशिकी, आनुवंशिकता क्या होता है, और फिर हमने इसके बाद वाले लेक्चर में बताया कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया और मेंडल की सफलता का क्या प्रमुख कारण था कि जिसके कारण मेंडल क्या हुए, सफल हुए। तो अब जब आपने ये देख लिया, और एक चीज क्वेश्चन उसमें बहुत पूछा जाता है कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किन वैज्ञानिकों ने किया, तो कार्ल लोरेंत्ज, ह्यूगो ड्रीवीज और एरविन शेरमार्क, तीन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किया। तो अब हम जो उसके बाद मैंने बताया कि मेंडल ने क्या किया गया, मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, और मेंडल के जो आनुवंशिकता के सिद्धांत हैं उसमें तीन नियम मुख्य रूप से है। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और जो तीसरा नियम है जिसे हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन या द्विसंकर क्रॉस कहा किया करते हैं, डबल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तीन नियम दिए गए हैं, लेकिन उस तीन नियम को देखने या आपको पढ़ने से पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है। जैसे कल मैं आपको बता रहा था प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, संकरण, द्वितीय पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, ये सब क्या होते हैं। अगर ये सारी टर्मिनोलॉजी आप जानते रहते हो, शब्दावली, तब आपको नियम समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए बता रहे हैं, आज हम उस टर्मिनोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए वो टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है। तो सबसे पहली चीज, एक प्यारी सी खूबसूरत हेडिंग लगेगी, मेंडल के नियम से संबंधित, मेंडल के नियम से संबंधित शब्दावली, या अगर आपको कहीं किताबों में ऐसे भी मिल सकता है आनुवंशिकता की या आनुवंशिकी की प्रमुख परिभाषाएं या टर्मिनोलॉजी या शब्दावली। भाई मेंडल भी आनुवंशिकता से संबंधित थे, तो चाहे मेंडल के नियम से कह दो और चाहे फिर क्या कह दो, आनुवंशिकी की प्रमुख शब्दावली, जो आपकी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। और उस टर्मिनोलॉजी में आज जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आएगी सॉरी, वो आपकी क्या आएगी, संकरण। क्या आएगी आपकी, संकरण। इसको हम लोग कहा किया करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। संकरण की हम बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। संकरण क्या हुआ करता है, पूरी बात को समझिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। संकरण को सीधा सीधा सा आप कह सकती हो कि जैसे मेंडल क्या किया करते थे, मटर के लंबे पौधे का पुंकेसर निकाल करके और बौने तने के स्त्रीकर्षण पे छिड़का दिया करते थे। तो लंबे तने का जो तुलनात्मक जीव है वो क्या है, बौना तना। बैंगनी पुष्प का जो तुलनात्मक लक्षण होता था वो सफेद होता था। गोल का क्या होता था, झुर्रीदार हुआ करता था। तो बस यही इतना प्रोसेस है केवल, कि क्या करने वाली बात, सीधी सी बात ध्यान दीजिए, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस का मतलब पुंकेसर लंबे वाले पौधे का निकाल करके बौने वाले पौधे के वर्तिकाग्र पर छिड़क देना, या बौने वाले का पुंकेसर निकाल करके लंबे वाले पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़क देना, यही क्या कहलाता है, क्रॉस कहलाता है। तो बात समझ में आ गई। जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे
उसे क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। तथा प्राप्त नई जीवधारी को या संतति कोशिका को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। नई प्राप्त जो संतति कोशिका होती है, अब इसे लंबे और बौने तने के बीच में क्रॉस करा दिया गया, तो जो बनेगा पौधा उसको क्या कहोगे? संकर। संकर का मतलब उसमें लंबेपन का भी गुण है और किसका गुण है? बौनेपन का भी गुण है। तो पहली चीज तो आपको यही डिफिनेशन ही क्लियर करनी है कि संकरण है क्या चीज। अनुवांशिकी संबंधित नहीं तो केमिस्ट्री में तो संकरण एक और है, हाइब्रिडाइजेशन। वहां के हम संकरण की हम बात नहीं कर रहे, हम यहाँ के संकरण की बात कर रहे हैं, उसको समझिए। तो यहां से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। जब दो तुलनात्मक या इसी को कहते हो विरोधी, ये ध्यान दीजिए, जब दो तुलनात्मक या विरोधी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है। जब दो तुलनात्मक या विरोधी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्या किया जाता है? क्रॉस कराया जाता है, तो प्राप्त संतति कोशिका को या जीव को, संतति कोशिका या जीव को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। तो प्राप्त संतति कोशिका या जीव को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर। शंकर भगवान नहीं जान लीजिएगा, ये शंकर नहीं, ये तो गॉड है भैया, बोले भंडारी, ये शंकर हम कह रहे हैं। तो प्राप्त संतति कोशिका या जीव को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। तथा इसी प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्या किया जाता है? क्रॉस कराया जाता है, तो प्राप्त संतति कोशिका को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। तथा इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिए। और जिनके मध्य क्रॉस कराया जाता है उसे जनक कहते हैं। जिन दो लक्षणों वाले पौधों के बीच या जिनके मध्य क्रॉस कराया जा रहा है उसको जनक कहते हैं। और जब जनकों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो जो पहली संतान की पीढ़ी होती है उसी को प्रथम संतान पीढ़ी कहते हैं या पोन कहते हैं। ये चीज है। जैसे संकर क्या है? या पोन पीढ़ी है। अब आपने क्या किया? अब इसके बीच में क्रॉस कराया तो ये संकरण है, जानिए। अब जैसे अगर आप कहो लंबे तने वाले पौधे और बौने तने वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। अब जो ये संकरण की क्रिया होती है वो कई प्रकार से होती है। तो यहां पे अब हम लिख सकते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पे जो हम आपको संकरण की क्रिया बताने वाले हैं, जैसे आप देखिए मैंने कहा लंबे तने वाले और बौने तने वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराया जा रहा है। तो अगर केवल एक लक्षण ध्यान में दिया गया है, तने की लंबाई, अगर एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है तो उसको एक संकरण कहते हैं। अब इसे मैंने केवल तने की लंबाई को ध्यान दिया या मैंने पुष्प के रंग को देख लिया, बैगनी है सफेद है, बस केवल अगर एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है तो उसको एक संकरण कहते हैं। और जब दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है तो उसको द्वि संकरण कहते हैं। ये भी ध्यान दीजिए। और जब द्वि से ज्यादा होता है तो फिर बहुसंकरण है, ये भी ध्यान दीजिएगा।
और एक होता है आपका, और ध्यान दीजिएगा, जो संकरण होता है उसके अंतर्गत आता है टेस्ट क्रॉस और एक आता है बैक क्रॉस, वो भी ध्यान दीजिए। तो संकरण के प्रकार, संकरण की क्रिया मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। संकरण की क्रिया मुख्यतः क्या होती है? निम्न प्रकार की होती है। हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ करता है वो निम्न प्रकार से होता है। नंबर एक संकरण मोनोहाइब्रिडाइजेशन, और नंबर 2 एक संकरण क्रॉस, ये भी कह सकते हो द्विसंकरण क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस या संकर क्रॉस कह दीजिए, द्विसंकर क्रॉस। फिर होता है टेस्ट क्रॉस, इसको परीक्षण क्रॉस भी कहते हैं, परीक्षार्थ संकरण। और फिर एक होता है बैक क्रॉस, पूर्व संकरण, बैक क्रॉस, बैंक नहीं बैक, ठीक है, बैक क्रॉस। तो पूरी परिभाषा क्लियर हो गई भैया। मेंडल के नियम से संबंधित शब्दावली में पहली डिफिनेशन मैंने बताया, क्या अनुवांशिकी से संबंधित जो शब्दावली है उसमें आपको पहली डिफिनेशन हमने क्या बताया, जब तक समझ में आएगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जान लीजिएगा। पहली डिफिनेशन, संकरण जब दो तुलनात्मक या विरोधी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्या किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो उसे क्या कहा करते हैं, तो प्राप्त संतति कोशिका या जीव को ही क्या कहा करते हैं, संकर कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब जो ये संकरण की क्रिया होती है ये कई प्रकार से होती है, जैसे आपका एक संकरण क्रॉस, द्विसंकरण क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, या इसी को हम लोग परीक्षण क्रॉस भी कहा किया करते हैं। तो ये सब क्या हैं, आपके क्रॉस के क्या हो गए, प्रकार हो गए, आपके टाइप्स हो गए, जान लीजिए। अब हम आज आपको अगला जो इसमें सबसे पहला बताने जा रहे हैं वो आपका कौन सा है, सबसे पहली जो आपकी देखने को मिलेगा संकरण, वो आपका क्या है, एक संकरण, मोनोहाइब्रिडाइजेशन। तो आज आपको हम मोनोहाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या कर रहे हैं, बताने जा रहे हैं। तो आप बढ़िया सा इसको ध्यान से देखिए और एक प्यारी सी खूबसूरत बढ़िया सा सुंदर अक्षरों में एक नोट्स प्रिपेयर कीजिए, जो आपको आने वाले समय में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज एक संकरण, मोनो हाइब्रिडाइजेशन, मोनोहाइब्रिडाइजेशन मैंने अभी थोड़ा सा इंडिकेट भी किया था, आपको समझाने का भी प्रयास किया था कि जब जनकों के मध्य केवल एक विरोधी लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक संकरण कहेंगे बस। या ऐसे भी कुछ लोग कह देते हैं जब संकरण की क्रिया में केवल एक लक्षण को ध्यान में दिया जाए तो उसको एक संकरण कहते हैं बस। ऐसा संकरण जिसमें केवल एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक संकरण। जैसे तने की लंबाई को ध्यान में रखते हुए लंबे एवं बौने तने के मध्य अगर क्रॉस कराते हैं तो उसे हम एक संकरण कहते हैं। यही इतना ध्यान दीजिएगा। तो आपको हम बता रहे, ध्यान दीजिए, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य, ब्लैक पेन से, एक लक्षण
वन कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, एक लक्षण को ही ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है, तो उसे एक संकरण कहते हैं। जब जनकों के मध्य या दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य केवल सिंगल कैरेक्टर को, केवल एक लक्षण को अगर ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है तो उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक संकरण कहते हैं, या ऐसा संकरण जिसमें एक विरोधी लक्षण को ध्यान दिया जाता है, बस एक विरोधी, दुनिया बनाने वाले, अरे क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ऐसा संकरण जिसमें एक विरोधी लक्षण को ही ध्यान दिया जाता है, एक संकरण कहलाता है। ऐसा संकरण जिसमें केवल एक विरोधी, सिंगल वन कैरेक्टर्स को ही क्या किया जाएगा, केयर करके अगर हाइब्रिड मतलब कि क्रॉस कराया जा रहा है तो उसको हम लोग एक संकरण कहते हैं। अब जैसे बिना एग्जाम्पल के तो सब बेकार है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे मटर की किसको, तने की लंबाई की, तने की लंबाई को ध्यान में रखते हुए लंबे तने एवं बौने या नाटा बौने तने वाले पौधे के मध्य क्रॉस कराया जाता है। बस अब देखिए इसमें केवल किसको ध्यान दिया गया है, तने की लंबाई को। और अगर तने की लंबाई को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जा रहा है जिसके बीच में लंबे तने वाले और दूसरे कौन से बौने तने वाले पौधे के मध्य क्या किया जाता है, क्रॉस कराया जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं भैया, एक संकरण कहते हैं। मेंडल साहब पहले एक संकरण ही किया करते थे, केवल एक लक्षण को ध्यान में दिए, और जब कई एक लक्षण को ध्यान में रखते रखते उन्होंने कई ऑब्जर्वेशन कर लिया, तब उन्होंने फिर क्या किया, एक से अधिक लक्षणों को ध्यान में रखा, पहले दो फिर दो से अधिक। और जो अब इस एक संकरण का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया किया करता है वो यही निकल के आता है कि जो मेंडल के दोनों नियम दिए गए हैं उसमें पहला नियम और दूसरा नियम, प्रभाविता का नियम और जो है पृथक्करण का नियम, वो एक संकरण पर आधारित है। इसीलिए एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि मेंडल के एक संकरण प्रयोग को समझाइए। तो अगर जब आपसे एक संकरण का प्रयोग कहता है तो आप सावधान कि एक संकरण का मतलब है, क्वेश्चन नहीं सीधा कहेगा कि मेंडल के प्रभाविता और पृथक्करण का नियम लिखिए, वो सीधा सीधा कह रहा है कि मेंडल का पृथक्करण और एक संकरण पर आधारित नियम लिखिए। तो आप बी आर अलर्ट, हम आपको अलर्ट कर रहे हैं, अभी से ही आगाह कर रहे हैं कि एक संकरण पर आधारित जब नियम कहेगा तो आपको प्रभाविता का भी नियम लिखना है और पृथक्करण का भी नियम लिखना है। तो इस बात को हम लिखवा देंगे नीचे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नीचे आप लोग, मेंडल के या मेंडल का
प्रभाविता का नियम एवं पृथक्करण का नियम एक संकरण पर आधारित है। एक संकरण पर क्या है? आधारित है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, निम्न में से कौन सा नियम एक संकरण पर आधारित है? तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि उसमें प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम तो नहीं है। और अगर प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम दोनों है तो वो जान लीजिएगा वो किस पे आधारित है, आपका किस पे आधारित है? एक संकरण पर। तो एक संकरण क्या होता है? तो आज की इस लेक्चर्स में हमने क्या किया, आपको क्या क्या बताया? संकरण, जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे संकरण कहते हैं तथा प्राप्त संतत कोशिका को संकर कहते हैं। और फिर बताया संकरण निम्न प्रकार का होता है, एक संकरण, द्विसंकरण, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। और एक संकरण मैंने बताया क्या कि जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य केवल एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकरण कहते हैं। और या वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण को केयर किया गया हो उसे एक संकरण कहते हैं। जैसे तने की लंबाई को अगर ध्यान में दिया जाए तो लंबे तने वाले और बौने तने वाले पौधे के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकरण कहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने बताया क्या कि मेंडल के जो 3 नियम दिए गए हैं उसमें प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम को एक नाम से और जानते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये नियम किस पे आधारित है? एक संकरण के प्रयोग पर आधारित है। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास हम आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।